आप सभी को नमस्कार पैलाग। स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई। तो कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हम लोग कंटिन्यू वीडियो में आपको नहीं दे पा रहा था, तो उम्मीद है कि अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेंगी और आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कुमाऊं का कातियूर या कत्यूरी राजवंश। इससे पहले हम लोगों ने कार्तिकेयपुर राजवंश देखा, तो जिसके संबंध में हमको जो पुरातात्विक स्रोत थे या फिर जो उनके अभिलेख हैं वो हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन इस कत्यूरी राजवंश के बारे में हमको कहीं भी कोई इस प्रकार के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। तो केवल जो यहाँ पर जागर गाथाएं हैं कत्यूरी राजवंश को लेकर, वही हमको यहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो इसके साथ साथ जो वंशावलियां यहाँ हमको देखने को मिलती हैं कत्यूरी राजवंश से संबंधित, वह भी इनके बारे में जानकारी देते हैं। और इतिहासकारों में काफी मतभेद है इस बात को लेकर कि कत्यूरी और कार्तिकेयपुर क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं। इस संबंध में भी इतिहासकारों में काफी मतभेद है। इसको भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं। एटकिंसन महोदय का यहाँ पर क्या मत है, और जो अलेक्जेंडर कनिंघम था उसका क्या मत है, या फिर जो यशवंत कठोच है वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। आज तो बात करेंगे आज इसकी विषय वस्तु के बारे में। तो सबसे पहले हम कत्यूरी राजवंश के जो जानकारी के स्रोत है, जिसमें आपके पुरातात्विक स्रोत हो गए, इसके अलावा जो वंशावलियां हैं, जागर गाथाएं, इसके साथ जानेंगे कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है, राजधानी कहाँ थी इनकी, और क्या इनकी काला अवधि रही, और इसमें कौन कौन से प्रमुख कत्यूरी शासक हुए, और इनके समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो लगभग उत्तराखंड में इसका 1050 से लेकर 1550 तक इसका शासनकाल रहा पूरा इसका। तो चलिए देखते हैं कुमाऊं का कातियूर या कत्यूरी राजवंश 1050 से लेकर 1550 ईस्वी तक। तो संस्थापक वासुदेव या बसंत देव, इसी को लेकर ही यह मतभेद रहता है कि बसंत देव आपका कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक भी था। तो संस्थापक इसका वासुदेव या बसंत देव है, और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो जोशीमठ है। तो ये एटकिंसन के अनुसार है। और जो इनकी दूसरी राजधानी थी वो रणचूला कोट बागेश्वर में थी, और ये यशवंत कठोच के मत के अनुसार है। और जो इनकी कुल देवी थी वो कोट भ्रामरी थी, और कोट भ्रामरी का जो मंदिर है ये आपका बागेश्वर में है। और जो इनका धर्म था ये शैव को मानते थे, शैव धर्मावलंबी थे ये। तो इतना आपको चल गया पता कि इसका संस्थापक वासुदेव या बसंत देव, इनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ, और इनकी जो दूसरी राजधानी थी वो रणचूला कोट बागेश्वर में, गोमती नदी घाटी में, कत्यूर घाटी। तो देख, इस राजवंश का जो नाम है हमको किसी भी अभिलेख से प्राप्त नहीं होता है, और कत्यूरी नाम जो है हमको जागर गाथाओं से प्राप्त होता है। केवल जो कत्यूरी नाम है किसी भी अभिलेख से हमको प्राप्त नहीं होता है, केवल जागर गाथाओं से, जो भी वह भी मौखिक है, उससे प्राप्त होता है। और पहली बार इस वंश को कत्यूरी नाम E.T. एटकिंसन ने इसको नाम दिया है। तो पहली बार कत्यूरी जो नाम दिया गया इनको E.T. एटकिंसन ने दिया है। एटकिंसन कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंशों को एक ही वंश मानते हैं, और बाद के जो परवर्ती इतिहासकार हुए जिनमें आपके शिव प्रसाद डबराल, B.D. पांडे और जो अन्य विद्वान हुए हैं, उन्होंने एटकिंसन के मत को ही माना और इन दोनों राजवंश को उन्होंने एक ही बताया। लेकिन वर्तमान में जो नवीन प्रमाण यहाँ पर हमको प्राप्त हो चुके हैं, जिनसे पता चलता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश अलग था और कत्यूरी राजवंश अलग था। तो दोनों को हम अलग अलग करके देखेंगे। तो कत्यूरी राजवंश के संबंध में जो जानकारी के स्रोत लगभग नगण्य हैं, और कुछ हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ जो वंशावलियां हैं, लोक गाथाएं हैं और जागर गाथाएं, तो इनसे हमको इनकी जानकारी प्राप्त होती है। यशवंत सिंह कठोच के अनुसार पुरातात्विक स्रोतों में सर्वप्रमुख जो स्रोत है वो अल्मोड़ा का जो बड़ादित्य सूर्य मंदिर है आपका कटारमल का, और चमोली का कुलसारी मूर्ति अभिलेख, ये पुरातात्विक स्रोत है जिनसे कत्यूरी राजवंश की हमको जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें अल्मोड़ा का बड़ादित्य सूर्य मंदिर हो गया और चमोली का कुलसारी मूर्ति अभिलेख, ये दो हमको पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं कत्यूरी राजवंश के संबंध में। और जो बड़ादित्य सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण कत्यूरी शासक कटारमल देव के द्वारा करवाया गया। तो जो आपका बड़ादित्य का सूर्य मंदिर है कटारमल में, उसका जो निर्माण है शालीवाहन देव द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण कटारमल देव द्वारा करवाया गया। कुलसारी मूर्ति अभिलेख से एक हमको कत्यूरी शासक जतपाल देव की हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो बड़ादित्य सूर्य मंदिर का निर्माण कटारमल देव के द्वारा, और जो कुलसारी मूर्ति अभिलेख है इससे हमको जतपाल देव की जानकारी प्राप्त होती है। और जो अपनी रानी कसाड़ी रानी के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था, और उसने यहाँ पर कुलसारी में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना करी थी। तो दो पुरातात्विक स्रोत हैं जो कत्यूरी राजवंश के बारे में हमको जानकारी देते हैं, लेकिन कहीं से भी इस राजवंश का नाम वो कत्यूरी प्राप्त नहीं होता है। और जो कुलसारी मूर्ति अभिलेख है इसमें इस वंश का नाम
कातिउर मिलता है। क्या प्राप्त होता है हमको? कातिउर प्राप्त होता है, ना कि कत्यूरी प्राप्त होता है। तो इन दोनों स्रोतों से कत्यूरी वंश के हमको अस्तित्व का तो पता चलता है, लेकिन इन शासकों के क्रियाकलापों के संबंध में हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती कि उन्होंने क्या यहाँ पर कार्य किए, तो वो कोई भी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। बस हमको इतना पता चलता है जो आपका बृहदित्य सूर्य मंदिर है और जो कुलसारी मूर्ति अभिलेख है कि हाँ ये वंश अस्तित्व में था, लेकिन किसी भी शासक के बारे में हमको कोई जानकारी यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो कुलसारी मूर्ति अभिलेख है हमको केवल एक कत्यूरी शासक जतपाल देव की हमको जानकारी देता है, जो अपनी रानी कसाणी रानी के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था और उसने यहाँ पर कुलसारी में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की थी। अब बात करें इनकी वंशावलियों की, तो वर्तमान में हमें इनकी कई वंशावलियां प्राप्त होती है, जिनमें आपकी अस्कोट वंशावली, पाली वंशावली, इसके साथ डोटी और नरसिंह जाप वंशावली। तो ये वंशावलियां हैं जिनमें हमको इनके जो शासक हैं उनके नाम हमको प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं इसमें जागर गाथाओं की, तो कत्यूरी राजवंश के संबंध में जानकारी का जो प्रमुख और महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो आपके जागर गाथाएं यानी लोक गाथाएं हैं। और इन लोक गाथाओं में कत्यूरी शासकों से संबंधित विभिन्न युद्धों घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि जो जागर गायन है उसमें उस समय के जो युद्ध हुए, घटनाएं हुई, उनका वर्णन होता है। तो उन्हीं के माध्यम से हमको इनकी जानकारी प्राप्त होती है। और जागरों में जो ये वंश है इसको कंथापुरी राजवंश कहा गया है। क्या कहा गया है? कंथापुरी राजवंश के नाम से इसको इसमें बताया गया है जागर गाथाओं में। अब बात करते हैं कत्यूरी वंश के संस्थापक के बारे में। तो कत्यूरी वंश के संस्थापक को लेकर विद्वानों मतभेद है। तो उस अगर हम पेपर की दृष्टि देखें तो वहां पर हमको वासुदेव या बसंत देव ही देखने को मिलेगा, लेकिन इस संबंध में भी हमको जानकारी का अभाव है कि आखिर कत्यूरी वंश का संस्थापक था कौन। तो डोटी और अगर हम अस्कोट वंशावलियों को देखें तो इसमें कत्यूरी राज्य का संस्थापक शालिवाहन देव को बताया गया है, जबकि पाली वंशावली में नारसिंह जाप वंशावली पाली वंशावली तथा नारसिंह जाप वंशावली में आसंती देव को ही कत्यूरी वंश का आदि पुरुष बताया गया है। तो यहाँ पर भी दोनों वंशावली जो तीनों वंशावली हैं आपकी डोटी और अस्कोट में आपको शालिवाहन देव और पाली वंशावली तथा नारसिंह जाप वंशावलियों में आसंती देव का हमको नाम प्राप्त होता है। तो प्रथम मत के अनुसार शालिवाहन देव कत्यूरियों का मूल पुरुष था, जो अयोध्या का सूर्यवंशी राजपूत था और इसने ही उत्तराखंड आकर यहाँ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। और जो दूसरा मत है वो आपका यशवंत सिंह कटौच का है। वो कहते हैं कि आसंती देव को ही ये कत्यूरी वंश का संस्थापक मानते हैं। कौन? यशवंत सिंह कटौच। तो पहले मत के आपके संस्थापक कौन हो गए? तो शालिवाहन देव को मानते हैं। दूसरा जो मत को मानते हैं वो यशवंत सिंह कटौच हैं, जो कहते हैं कि आसंती देव इस वंश के संस्थापक हैं। और कटौच का मत है कि इससे पूर्व के शासक या तो काल्पनिक थे या अधीनस्थ अधिकारी रहे हों। तो विभिन्न लोक गाथाओं तथा प्रमाणों के द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि आसंती देव ही कत्यूरी वंश का संस्थापक। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, केवल हमको जानकारी पढ़ना, लेकिन अगर पेपर की दृष्टि से देखें तो हमको वासुदेव बसंत देव को याद रखना है कि ये कत्यूरी वंश के संस्थापक थे। बात करते हैं इनकी राजधानी के बारे में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो आपकी जोशीमठ थी, और उससे पहले हम लोगों ने कार्तिकेयपुर वंश पढ़ा तो उसकी राजधानी भी जोशीमठ थी। और बात करें इनकी द्वितीय राजधानी की तो ये आपकी रणचूला कोट बागेश्वर में थी। रणचूला कोट बागेश्वर में थी। तो एटकिंसन कत्यूरी राजवंश की राजधानी जोशीमठ मानते हैं और कालांतर में उन्होंने राजधानी बागेश्वर की गोमती नदी घाटी में स्थानांतरित कर ली। तो बैजनाथ में जगह है आपकी गोमती नदी घाटी, वहीं पर जो कत्यूरी वंश है उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। जबकि यशवंत सिंह कटौच का मत है कि आसंती देव ने कत्यूर घाटी में ही कत्यूर वंश की नींव रखी थी। तो यहाँ पर दो मत हैं। तो प्रथम इनकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ, और दूसरी रणचूला कोट। तो अस्कोट शाखा के जो रजवार हैं वो मानते हैं उनका आदि पुरुष अयोध्या का शालिवाहन देव था, जो कुमाऊं की कत्यूर घाटी में आया और उसने यहाँ पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो इन दोनों मतों को हम देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि कत्यूरी की जो राजधानी थी वो जोशीमठ नहीं थी, अपितु कहां पर थी? कुमाऊं से ही इन्होंने अपना शासन संचालित किया था, क्योंकि हमने देखा कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसकी राजधानी भी जोशीमठ थी। अब एक ही समय में आसपास दोनों की राजधानी एक जगह नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो कत्यूरी की राजधानी थी वो बागेश्वर की गोमती नदी घाटी थी, और गोमती नदी घाटी को ही कत्यूर घाटी के नाम से वर्तमान हम लोग जानते हैं। और प्रोफेसर अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार कत्यूरियों की राजधानी लखनपुर या विराटपत्तन थी। तो एक नए इतिहासकार ये भी हैं जो ये बताते हैं कि इनकी राजधानी कहां पर थी? बाद में लखनपुर या विराटपत्तन थी, क्योंकि बाद में इस कत्यूरी वंश में क्या हो गया? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई, यानी कि अलग अलग शाखाओं में कत्यूरी वंश टूट गया। तो इन लोगों ने, किसी ने अस्कोट में, किसी ने आपका नेपाल में राजधानी बनाई, और इनकी जो शीतकालीन राजधानी थी वो कहां पर थी? ढिकुली रामनगर में। कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी कहां पर थी आपकी? ढिकुली। ढिकुली कहां पर? आपका रामनगर में। अब बात करते हैं इनकी कत्यूरी वंश की काला अवधि।
तो इनका शासनकाल लगभग 1050 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी के आसपास रहा इनका शासनकाल। और कार्तिकेयपुर वंश के पश्चात लगभग 1040 से 1050 के मध्य इस कत्यूरी वंश की नींव रखी जाती है। और लगभग 1279 में इस राज्य में जो राजवंश था इसकी प्रथम शाखा विभाजित हुई और बाद में इसकी कई और शाखाएं हमको देखने को मिलेंगी। तो पहली शाखा 1279 में तो जो टूटती है पाल वंश में, इसमें एक नया वंश आता है जिसको हम जानते हैं पाल वंश के नाम से, और ये अपने आप को अस्कोट में स्थापित करता है। कहां पर? अस्कोट में स्थापित करता है। तो बात करते हैं इसमें अगला। तो आसंती देव से लेकर त्रिलोकपाल तक कत्यूरी शासकों ने बैजनाथ में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और बाद में कई छोटी छोटी शाखाओं में ये लोग क्या हो गए? विभाजित हो गए। तो प्रथम विभाजन त्रिलोकपाल का पुत्र है अभयदेव। इसी को कहीं कहीं पर अभयपाल भी हमको पढ़ने को मिलता है। तो त्रिलोकपाल का पुत्र था, ये कहां चले गया? अस्कोट चले जाता है और अपना नाम अभयपाल रखकर अस्कोट में एक नवीन राज्य की स्थापना करता है और इसी के वंशज क्या कहलाते हैं? बाद में पाल कहलाते हैं। त्रिलोकपाल का जो छोटा पुत्र है रिंजमल्ल, इसने डोटी में शासन स्थापित किया। डोटी कहां पर है? पश्चिमी नेपाल में। और उसके वंशज मल्ल कहलाए। तो एक शाखा पाल आपका अस्कोट में, दूसरी मल्ल ये नेपाल में स्थापित हुई और उसके वंशज क्या कहलाए? मल्ल कहलाए। और बाद में इसी में एक नया वंश अर्जुन शाही वंश इसमें एक स्थापित होता है नेपाल में ही। इस तरीके से तो पहला जो विभाजन होता है कत्यूरी वंश में कब होता है? 1279 में। त्रिलोकपाल का पुत्र अभयदेव और अस्कोट जाकर अपना नाम क्या रख लेता है? अभयपाल रख लेता है। तो अब बात करते हैं कुछ प्रमुख कत्यूरी शासकों की। तो काल के आधार पर हमने क्या क्या इसको यहाँ पर दो भागों में बांटा हुआ है, एक आरंभिक कत्यूरी शासक और एक परवर्ती कत्यूरी शासक। आरंभिक यानी कि जब ये एक अखंड रूप राज्य के रूप में शासन कर रहे थे, और दूसरा कि जब ये कई नई नवीन शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। तो आरंभिक कत्यूरी शासक कौन थे? जब कत्यूरी वंश एक अखंड राज्य के रूप में शासन कर रहा था, लेकिन बाद में जो प्रवर्ती कत्यूरी शासक हैं, जब इनके राज्य में क्या होता है? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, यानी कि जब इनकी जो शाखा है कई शाखा में बंटने लग जाते हैं लोग। तो बात करते हैं ब्रह्मदेव की। तो ब्रह्मदेव जिसने काली कुमाऊं में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और चंपावत में जगह सुई, तो वहां पर एक किले का निर्माण करवाता है। कौन? ब्रह्मदेव। और इसी के नाम पर टनकपुर में ब्रह्मदेव मंडी भी स्थापित की हुई थी। और गंगोली हाट के निकट वृद्ध भुवनेश्वरी देवी के मंदिर का निर्माण आसंती देव की रानी सुभद्रा देवी ने करवाया था। तो ब्रह्मदेव मंडी किसके नाम पर है? ब्रह्मदेव के नाम पर है। और ब्रह्मदेव ने काली कुमाऊं में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और वहां पर सुई नामक स्थान पर किले का निर्माण करवाया। और गंगोली हाट में स्थित वृद्ध भुवनेश्वरी देवी का निर्माण किसने करवाया? आसंती देव की रानी सुभद्रा देवी ने। और गंगोली हाट की अगर हम बात की स्थापना करें तो सुजान देव के द्वारा गंगोली हाट की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार हम बात करें अस्कोट की स्थापना किसने करी? तो अस्कोट की स्थापना अभयपाल के द्वारा की जाती है। रानी दमयंती जो इंद्रपाल देव की रानी थी, इसने चौगहान पाटा रानीबाग में एक उद्यान की स्थापना करी। बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की स्थापना राजा लक्ष्मण पाल देव द्वारा की जाती है। द्वाराहाट स्थित बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण राजा सुधा देव के द्वारा किया जाता है। तो द्वाराहाट स्थित जो मंदिर समूह है उनमें एक बद्रीनाथ का मंदिर है, तो उसकी स्थापना किसने करी? राजा सुधा देव के द्वारा। और चौगहाड़ पाटा में एक उद्यान की स्थापना किसने करी? रानी दमयंती, ये इंद्रपाल देव की रानी थी। और सुधा देव की रानी पद्मिनी का जो बिलास क्षेत्र था ये रानी क्षेत्र था, और रानी क्षेत्र को हम वर्तमान में रानीखेत के नाम से जानते हैं। बैजनाथ शाखा के प्रीतम देव, जिसे पृथ्वीपाल, पीथम देव या राय पिथौरा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, इसने रानीबाग में तुर्कों के साथ युद्ध किया था, जिसमें तुर्कों को इसने पराजित किया। कौन? प्रीतम देव, बैजनाथ शाखा का था। प्रीतम देव की जो रानी है इनका नाम है जिया रानी। इनको कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। यहाँ पर इनको मान्यता प्राप्त है न्याय की देवी के रूप में। कौन? प्रीतम देव की रानी जिया रानी। धामदेव प्रीतम देव का पुत्र था, जो रणचूला हाट का क्या था? शासक था। और धामदेव ने डोटी राज्य का विलय कत्यूरी राजवंश में किया था। धामदेव के दो पुत्र हैं, एक मालूशाही और एक लाड़मशाही। और इसमें जो चौखुटिया के निकट बैराट का शासक कौन था? मालूशाही। तो चौखुटिया कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर शासक कौन था आपका? मालूशाही। और राजुला जो शौका कन्या थी और हुड़ देश की यानी कि तिब्बत की रहने वाली थी, इससे मालूशाही का प्रेम प्रसंग था, जो कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध है। राजुला मालूशाही यहाँ पर प्रेम गाथा है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेपरों में कि राजुला मालूशाही क्या है, तो एक प्रेम गाथा है। और मालूशाही धामदेव का पुत्र था और शासक कहाँ का था? चौखुटिया का। चौखुटिया में कहां पर? वैराट। धामदेव के बाद ब्रह्मदेव शासक बनता है और धामदेव को जागरों में बीरम देव के नाम से जाना जाता है। और त्रिलोकपाल को अंतिम
कत्यूरी शासक माना जाता है। किसको? त्रिलोकपाल को। क्या था ये? अंतिम कत्यूरी शासक। कौन? त्रिलोकपाल। कत्यूरियों के समय इनके राज्य पर 1191 में नेपाली शासक अशोक चल्ल द्वारा तथा सन 1223 में कराचल देव ने यहाँ पर आक्रमण किया और कुछ जो हिस्से पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किसने? तो 1191 में अशोक चल्ल का आक्रमण और 1223 में कराचल देव का यहाँ पर आक्रमण होता है और सन 1338 में यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराचल आक्रमण किया जाता है, जिससे शिवालिक प्रदेश प्रभावित हुआ था। तो कराचल अभियान करता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जिससे ये उत्तराखंड का जो प्रदेश शिवालिक प्रदेश था यही प्रभावित होता है। और सन 1398 में यहाँ पर उत्तराखंड पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तो इस समय यहाँ पर कत्यूरी वंश शासन कर रहा था। कहां पर? उत्तराखंड में। तो ये भी आपको याद रखना कि उत्तराखंड पर अशोक चल्ल द्वारा कब आक्रमण किया गया या कराचल देव ने कब आक्रमण किया, या फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके आक्रमण से जो शिवालिक प्रदेश है वो कब प्रभावित हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर कत्यूरी स्थापत्यिक कला। तो क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी भवन निर्माण की जो काफी प्रसिद्ध है कि जो इनकी स्थापत्य कला थी कि एक ही रात में ये लोग मंदिरों का निर्माण कर दिया करते थे। तो स्थापत्य कला क्या थी? इनके समय में अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच चुकी थी और वास्तुकला व मूर्ति कला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है इनके शासनकाल को। और मंदिरों का निर्माण यहाँ पर काष्ठ एवं पाषाण दोनों से ये लोग करते थे। और जो अधिकतर कत्यूरी काल के मंदिर हैं इनमें हमको नागर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? नागर शैली का। तो वास्तुकला और मूर्ति कला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल था और जो कत्यूरी मंदिर है अधिकतर इन पर हमको नागर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो कत्यूरी काल में जो मंदिर है दो प्रकार के होते थे, एक छत्र युक्त और एक शिखर युक्त। तो छत्र युक्त मंदिरों की अगर हम बात करें तो इनमें आपका बागनाथ मंदिर बागेश्वर, लाखा मंडल, गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर, केदारनाथ, बिनसर, रणीहाट, देवलगढ़, अल्मोड़ा स्थित नन्दा देवी मंदिर, ये छत्र युक्त मंदिर के उदाहरण हैं। कौन कौन से? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका अल्मोड़ा स्थित नन्दा देवी का मंदिर हो गया, देवलगढ़ का मंदिर, बिनसर, केदारनाथ, आपका गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में, ये आपके महत्वपूर्ण मंदिर हैं। बात करते हैं शिखर युक्त मंदिरों के उदाहरण की, तो इसमें बैजनाथ, जागेश्वर, कटारमल, द्वाराहाट, जोशीमठ, आदि बद्री, ये शिखर युक्त मंदिर के उदाहरण हैं। और जो द्वाराहाट का गुर्जर देव मंदिर है, कौन सा? गुर्जर देव का मंदिर है, अपनी सुंदरता एवं स्थापत्य की दृष्टि से अनुपम ये मंदिर अपने आप में स्थान रखता है और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर भी वहां पर ये आपका है। कहां पर? द्वाराहाट। तो कत्यूरी कालीन मंदिरों की हमको जो विशेषताएं हैं यहाँ पर बात करें तो नागर शैली का प्रभाव, पाषाण एवं काष्ठ का प्रयोग, छोटे एवं मध्यम आकार के मंदिर, स्थानीय पाषाणों का उपयोग, शिखर मंदिरों में द्विस्तंभ युक्त अर्धमंडप, छत्र शैली के मंदिरों में आमलकों को ढकने के लिए काष्ठ निर्मित छत्र और बाद में कलश परिवार मंदिर समूह, हमको ये विशेषता देखने को मिलती हैं कत्यूरी कालीन जो मंदिर हैं। राहुल सांकृत्यायन ने काली मठ में स्थापित हरगौरी मंदिर जो कत्यूरी काल की देन है से प्राप्त मूर्ति हरगौरी को देखकर कहा है कि आज सारे भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति कहीं भी हमको प्राप्त नहीं होती। तो हरगौरी मंदिर कहाँ है? काली मठ में। और काली मठ कहाँ? रुद्रप्रयाग में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हरगौरी मंदिर है कत्यूरी काल का है आपका ये, और कहाँ पर है हरगौरी मंदिर? रुद्रप्रयाग में, काली मठ में। अब बात करते हैं इनके प्रशासनिक व्यवस्था की। तो बात करते हैं इनका प्रांतों का शासन किस प्रकार से विभाजित था। तो प्रांतों को इन्होंने, जो राज्य था राज्यों को इन्होंने प्रांतों में विभाजित किया हुआ था। किसमें? प्रांतों में। और जो प्रांतों का शासक था उसको उपरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपरिक, यानी कि राज्यपाल। तो प्रांतों का शासन कौन देखता था इनके समय? राज्यपाल देखता था, जिसको हम क्या कहते हैं? उपरिक कहते थे। और उपरिक के अंतर्गत कौन आते थे? आयुक्तक आता था। कौन? आयुक्तक। और आयुक्तक प्रांत के विभिन्न भागों में क्या करते थे? अपना शासन चलाते थे। तो राज्य बढ़ गया प्रांत में, प्रांत का जो प्रशासक कौन हो गया? उपरिक, यानी कि राज्यपाल। और उस उपरिक के अंतर्गत कौन था? आयुक्तक होते थे और वो जो प्रांत था उसके विभिन्न भागों में अपना शासन चलाते थे। और प्रांतों को भी विषयों में बांटा गया था। किसमें? विषयों में। और जो विषयों का सर्वोच्च पदाधिकारी था वो कौन था? विषयपति। तो राज्य प्रांतों में और प्रांतों को विषयों में। प्रांतों का मुखिया कौन हो गया? उपरिक। और उपरिक के अंतर्गत कौन था? आयुक्तक। और प्रांतों को विषयों में बांटा गया था और उसको हम क्या कहते हैं? विषयपति कहते थे। तो बात करते हैं इनका जो विषय है इसमें, तो 4 विषयों की हमको जानकारी प्राप्त होती है और एक लोक गाथा से हमको एक अन्य विषय का पता चलता है। कुल मिलाकर हमको 5 विषयों की जानकारी यहाँ प्राप्त होती है। तो बात करते हैं पहले कार्तिकेयपुर विषय। तो प्राचीन कत्यूर से लेकर कत्यूर हो गया आपका, और जोशीमठ से गोमती उपत्यका तक का जो क्षेत्र था वो कार्तिकेयपुर विषय था। दूसरा है आपका टंकणपुर विषय। पहला हो गया आपका कार्तिकेयपुर विषय, दूसरा टंकणपुर विषय। तो अलकनंदा भागीरथी संगम से ऊपर अलकनंदा उपत्यका तक का जो क्षेत्र था वो टंकणपुर विषय हो गया। तीसरा जो विषय था अंतराग विषय। तो भागीरथी अलकनंदा की मध्यवर्ती उपत्यका हो गई। कौन सा?
अंतराग विषय, एक हो गया आपका ऐसाल विषय, तो चौथा कौन सा, ऐसाल विषय। भागीरथी तथा यमुना की मध्यवर्ती उपत्यका क्या थी, ऐसाल विषय। पांचवा जिसकी जानकारी हमको जागरों से प्राप्त होती है उसका नाम है मायापुर हाट। तो इसी को कुमाऊं में जो जागरों में क्या कहा गया है, मायापुर हाट किसको कहा गया, हरिद्वार का जो निकटवर्ती भाबर क्षेत्र है उसको मायापुर हाट के नाम से जाना जाता है, मायापुर हाट। तो पूछता है कई बार पेपरों में क्वेश्चन क्या आता है कि जो कुमाऊं में जागर हैं उसमें हरिद्वार को किस नाम से उल्लेखित किया गया जागरों में, तो मायापुर हाट के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो कुल आपके 5 विषय की जानकारी को प्राप्त होती है। पहला आपका कार्तिकेयपुर, दूसरा टंकणपुर, तीसरा आपका अंतराग, चौथा ऐसाल और पांचवा मायापुर हाट। और इनका जो मुखिया कौन था, विषय पति। आभीर नामक एक व्यक्ति था जो दुधारू पशुओं से दुग्धादि प्राप्त करने का कार्य करता था, कौन, आभीर। कत्यूरी अभिलेखों से हमें पता चलता है कि राज परिवार की व्यक्तिगत संपत्ति में अनेक पशु हुआ करते थे और उनकी जो देखरेख करता था उसको किशोर बड़चा गो मजी हस्याधिकृत उसको कहते थे। लोग क्या कहते थे, किशोर बड़चा गो मजी हस्याधिकृत उसको कहते थे। अब बात करें कत्यूरी काल में गांव को किस नाम से जानते थे, तो गांव को क्या कहते थे, पल्लिका। क्या कहा गया, गांव को पल्लिका। और ग्राम शासक को क्या कहते थे लोग, महत्तम। तो कत्यूरी काल में जो ग्राम का शासक होता था कौन था, महत्तम। कत्यूरी काल में तहसीलदार को कुलचारिक, तहसीलदार को कुलचारिक, ग्राम के शासक को महत्तम और गांव को पल्लिका। जो गोप्ता हुआ करते थे इस समय, गोप्ता क्या होते थे यहाँ पर, रक्षक। और बात करें अक्षपटलिक की, तो अक्षपटलिक कौन था इस समय, लेखा परीक्षक यानी कि अकाउंटेंट। इसके अलावा एक आपका महादंड नायक था, महादंड नायक कौन था ये, प्रधान सेनापति। तो इस तरीके से आप लोगों ने पेपर में देखा होगा कि इस तरह से प्रश्न क्या पूछता है पेपर में कि अक्षपटलिक कौन था, महादंड नायक कौन था। लास्ट टाइम एक आपका क्वेश्चन था इसमें सुपकारपति, सुपकारपति कौन था, तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ था लास्ट टाइम। तो ये कार्तिकेयपुर राजवंश के समय क्या था, प्रधान रसोईया हुआ करता था सुपकारपति। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर से, तो परीक्षा के दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट है। तो गांव को पल्लिका, ग्राम शासक को महत्तम, तहसीलदार को कुलचारिक, गोप्ता कैसे कहते थे, रक्षक को, अक्षपटलिक लेखा परीक्षक और महादंड नायक प्रधान सेनापति। कत्यूरी काल में जो सेना थी वो 4 भागों में विभाजित थी। पदांतिक यानी पैदल सेना, इसका जो मुखिया था क्या होता था, क्या कहलाता था, गौलमिक। पैदल सेना का मुखिया गौलमिक। दूसरी होगी अश्वारोही, इसका मुखिया कौन हो गया, अश्वबलाधिकृत, अश्वबलाधिकृत। गजारोही यानी कि जो हाथी की सेना थी इसका मुखिया हस्तिबलाधिकृत। और उष्ट्रारोही, इसका मुखिया उष्ट्रा बलाधिकृत। तो जो गौलमिक हो गया पैदल सेना का मुखिया, और जो अश्व बलाधिकृत है वो आपका अश्वारोही सेना का, हस्ती बलाधिकृत गजारोही सेना का, और उष्ट्रा बलाधिकृत उष्ट्रारोही सेना का मुखिया हुआ करता था। बात करें कत्यूरी कालीन पुलिस व्यवस्था की, तो दांडिक व खांडिक दंड और खड़गधारी सिपाही थे जो राज्य तथा जनता की संपत्ति की सुरक्षा का ध्यान रखते थे। कौन कौन, दांडिक और खांडिक। तो दंड और खड़गधारी सिपाही थे, राज्य और जनता की संपत्ति क्या करते, सुरक्षा करते थे। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन था, दोषा अपराधिक। कौन, दोषा अपराधिक। क्या काम था इसका, अपराधियों को पकड़ना। गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो कौन था, दुहुसाध्य साधनिक। दुहुसाध्य साधनिक कौन था, गुप्तचर विभाग का क्या था ये, मुखिया। बात करें कत्यूरी काल में आय के क्या साधन हुआ करते थे, तो आय का जो प्रमुख साधन था कत्यूरी काल में कृषि, खनिज एवं वन इनके समय थे आय के प्रमुख साधन। और जो क्षेत्रपाल हुआ करता इनके समय, कौन, क्षेत्रपाल। क्या काम करता था, कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। कौन, क्षेत्रपाल कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। एक है आपका प्रभातार, इसको कहीं कहीं प्रमावतार भी लिखा गया है। तो ये क्या काम करता था, भूमि की नाप करता था। क्या करता था, भूमि की नाप करता था। इसके अलावा उपचारिक व पट्टकोषचारिक 2 अधिकारी थे। इनका क्या काम था, ये अधिकारी भूमि के अभिलेख रखते थे। कौन, उपचारिक और पट्टकोषचारिक। तो भूमि की नाप कौन करता था, प्रभातार या फिर परमावतार। कृषि की उन्नति का ध्यान क्षेत्रपाल, और जो भूमि के अभिलेखों को रखता था कौन था, उपचारिक या पट्टकोषचारिक। खंडपति व खंड रक्षा स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज तथा वनों की रक्षा संबंधी उद्योगों की व्यवस्था करते थे। कौन, खंडपति व खंड रक्षा स्थानाधिपति। तो ये कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, और कई बार पेपर में इनको पूछता है। अब बात करते हैं कत्यूरी काल में कर। तो भोगपति व सौल्किक नामक अधिकारियों का काम करों को वसूलना था। किनका, भोग व सौल्किक। भट्ट व चार प्रचार, भट्ट व चार प्रचार
ये नाम दो अधिकारी है ना, क्या काम था, ये प्रजा से क्या लेते थे, बेगार। बेगार यानी कि बिना किसी पैसे के काम कराना। तो भोगपति और सॉल के जो अधिकारी का क्या काम था, करों को वसूलना, जबकि भट्ट व चार प्रचारक का काम था प्रजा से बेगार लेते थे। और आपको ये ध्यान रखना है, एक शब्द आता है रैका। तो रैका शब्द जो डोटी परिवार के छोटे राजकुमार थे उनके लिए रैका शब्द प्रयोग किया जाता था। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। और बाकी आप लोग लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिएगा, तो वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, वहां पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ जीके सरकारी की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग रेगुलर यहाँ पर विजिट करते रहिएगा। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के लिए हम लोग जो है आपको 20 प्रैक्टिस सेट की एक फ्री में क्या दे रहे हैं, ई बुक दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ई बुक प्राप्त मिल जाएगी है। और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको आप पहुंचाइएगा। और कुछ भी आपको डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट इसमें रहता है। तो आबकारी और प्रवर्तन सिपाही आपका इसका पेपर इसका 9 जून को है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने एक 20 प्रैक्टिस सेट की ई बुक तैयार करी है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगी, तो उसको लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।